तो नाउ वी नो व्हाट इज चार्ज, कोई प्रॉब्लम तो नहीं उसमें, एंड अलॉन्ग विद सम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट वन इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट, एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन, एंड थर्ड वन इज कंजर्वेशन। ठीक है ना? एंड नाउ वी नो द यूनिट ऑफ चार्जेस। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम इन SI, एम्पीयर इनटू सेकंड। एंड EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि प्रैक्टिकल यूनिट है, अदर यूनिट्स में आती है। तो चार्ज की यूनिट्स भी अब आ चुकी है हमारे पास में। ठीक है ना? अब एक टर्म है जिसका कि हमें मीनिंग समझना है। जैसे लिखा हो इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड अगर लिखा हो तो इलेक्ट्रीफाइड मीन्स जो टोटल चार्ज है वो जीरो है, नॉट इज इक्वल टू जीरो। इफ समवन हैज टोटल चार्ज नॉट इज इक्वल टू जीरो, तो हम उसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रीफाइड है। और एक टर्म है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल मीन्स जो टोटल चार्ज है दैट इज जीरो, टोटल चार्ज इज इक्वल टू जीरो। जैसे एग्जांपल के लिए जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, क्योंकि न्यूट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना था? जीरो था। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। जो एटम है वो भी न्यूट्रल है, एटम इज न्यूट्रल, क्योंकि एटम पर जो टोटल चार्ज है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है ना? ये अगर चार्ज किसी पार्टिकल पर है तो वी से कि दैट इज पॉइंट चार्ज। तो चार्ज ओवर पार्टिकल, ओवर पार्टिकल मतलब किसी ऐसी चीज पर चार्ज है जिसका कोई शेप और साइज नहीं है। पार्टिकल कैसा होता है? डॉट जैसा। और डॉट का मतलब क्या है? हैविंग नो शेप एंड साइज। अगर किसी के पास में कोई साइज और शेप नहीं है तो आप उसके लिए क्या रिप्रेजेंट करते हो? डॉट। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन किया गया कि वी हैव ए वेरी वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल, लेकिन रेडियस नहीं दिए गिवन है उसका। तो इसका सेंस ये है कि वो जो स्मॉल स्फेरिकल बॉल है वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो आप उसको कैसे डील करेंगे? एज ए पार्टिकल। तो चार्ज ओवर पार्टिकल इज कॉल्ड पॉइंट चार्ज, हम उसे पॉइंट चार्ज कहेंगे। और अगर चार्ज किसी बॉडी पर है, चार्ज अगर किसी बॉडी पर है, चार्ज ओवर बॉडी, बॉडी मतलब जिसके पास में शेप और साइज होगा। बॉडी का एक मीनिंग और भी है, मटेरियल आप कह सकते हो। तो चार्ज ओवर बॉडी यानी मटेरियल इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस चार्ज, कॉन्टिन्यूअस चार्ज। तो ये सारे टर्म जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज होंगे। बॉडी पर जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज बनेगा, जबकि पार्टिकल पर, पार्टिकल का सेंस यहाँ पर मतलब समझे, पार्टिकल मींस व्हाट? जिसके पास में कोई आकार नहीं है, कोई भी साइज नहीं है। हैविंग नो शेप एंड साइज मींस क्या? डॉट। और पार्टिकल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जस्ट लाइक ए डॉट। तो जिन लोगों के पास में कोई शेप और साइज नहीं है, मतलब वो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं मींस वो पार्टिकल हैं। अगर उनके पास में चार्ज है तो वी से दैट इज पॉइंट चार्ज। और अगर किसी बॉडी पर या किसी मटेरियल पर चार्ज है तो हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस चार्ज। ठीक है ये बात? अच्छा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज में अगर आपके पास में एक ऐसी बॉडी है जो रेगुलर है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर? एक बॉडी हमारे पास में है जो रेगुलर है। तो रेगुलर बॉडी का मतलब हो गया उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। देखिए हर एक कर्व का अपना क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जैसे कि जो स्फीयर होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर एक ही जैसा होता है हर जगह पर।
रेडियस ऑफ कर्वेचर वही रेडियस बन जाता है। जैसे कि अगर हम आपके बॉडी की बात करें तो आपके हेड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो अलग है, फिंगर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा है, अलग है, आपके जो रिस्ट का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कैसा है, अलग है। तो अगर एक ही बॉडी में अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग पार्ट्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है, तो ऐसी बॉडी को हम कहते हैं कि वो बॉडी कैसी है, इर्रेगुलर बॉडी है, अनसिमेट्रिकल बॉडी है। हम ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं, इर्रेगुलर बॉडी या फिर अनसिमेट्रिकल बॉडी। अच्छा, अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिक है, कांस्टेंट है, जैसे कि अगर हमारे पास में स्फेयर है तो हम उसके लिए ऐसा स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे कि स्फेयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ये भी है और वो भी है। स्फेयर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कैसा होगा, यूनिक होगा। स्फेयर का जो रेडियस होता है वही क्या होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सिलेंडर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कैसी होती है, यूनिक होती है। जो उसका कर्व पोर्शन होता है, जो आपका कर्व वाला एरिया होता है, पार्ट होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होता है, एक ही जैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिक है तो हम ऐसी बॉडी को कहते हैं कि वो बॉडी कैसी है, रेगुलर है, सिमेट्रिकल है। ठीक है ना, तो ध्यान से जरा समझना बात को। अगर किसी बॉडी का रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिक है, कांस्टेंट है, तो वो बॉडी कैसी है, रेगुलर या फिर सिमेट्रिकल। और अगर बॉडी के पास में अलग अलग पार्ट्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग है तो हमारी वो जो बॉडी है वो क्या बन जाएगी, इर्रेगुलर। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं। मैंने एक डायग्राम ये बनाया, ये हमारे पास में पूरी बॉडी है। तो ये बहुत ही अजीब सी है ना, अलग अलग सिचुएशन में जरा देखिए। और मैं तुमको एक चीज और रफली यहां पर बता दूं, बहुत काम की है। जैसे कि समवन इज आस्किंग कि ये जो बॉडी दिख रही है इसकी ए पॉइंट पर, ये जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए क्या है। किसी ने पूछा कि जो ये बी पॉइंट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए क्या है। वहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो भी मुझे बताइए। और एक पॉइंट आपका ये है डी, यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए। तो जब टेढ़ी मेढ़ी इर्रेगुलर सी कोई बॉडी हो ना, उसके डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। आपके हेड का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है, फिंगर का रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग है। पूरी बॉडी के अगर हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो अलग अलग हिस्सों की रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है, अलग अलग है। तो अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर जज करनी हो रफली, तो जिस पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है उस पॉइंट से रिलेटेड यानी कि कनेक्टेड जो कर्व पोर्शन है, आप उस कर्व पोर्शन को इमेजिनेशन पावर से कंप्लीट किया करो। इमेजिनेशन पावर से आप उस कर्व को सर्कल में बदलने की कोशिश किया करो। जो कर्व पोर्शन है, जैसे ए के साथ जो अटैच कर्व वाला पोर्शन है, हमने उसको इमेजिनेशन पावर से क्या किया, सर्कल में कंप्लीट किया। देखिए जो बी पॉइंट है, तो जो बी पॉइंट के साथ जो अटैच ये कर्व पोर्शन है, आप उसको इमेजिनेशन पावर से कंप्लीट करो, एक सर्कल बन जाएगा। सिमिलरली डी पर आते हैं, जो डी से अटैच आपका ये कर्व पोर्शन है, इसको भी कंप्लीट करो। जहां बड़ा सर्कल बन रहा है वहां रेडियस ज्यादा है, और जहां छोटा सर्कल बन रहा है वहां पर रेडियस कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो आप देख सकते हो कि अगर मैं D पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को RD लिख दूं, R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर D पर, और जो B पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको अगर मैं RB लिख दूं, और A पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको RA लिख दूं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा कहां पर है, A पर। उसके बाद फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर किसकी है, B की। उसके बाद फिर कौन, D। तो ये एक रफ अप्रोच है जो बड़े काम की है। ये एक रफ अप्रोच है जो बहुत यूजफुल होने वाली है आने वाली टाइम के लिए, जो आगे हम चैप्टर्स पढ़ेंगे।
तो जब हम बॉडी की बात करते हैं, जब हम मटेरियल्स की बात करते हैं, तो आपके लिए जो बॉडीज होंगी, ये रफली आप इसको समझो कि आपके पास में जो बॉडी होंगी वो रेगुलर होंगी, ज्यादातर केसेस में रेगुलर ही होगी। इनको हम सिमेट्रिकल भी कहेंगे। और बॉडीज आपकी इरेगुलर होंगी, इनको हम अनसिमेट्रिकल कहेंगे। जो भी इरेगुलर बॉडी होगी वो अजीब सी देखने में होगी। रेगुलर वाली जो बॉडीज होगा उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो यूनिक होगा। मतलब उस बॉडी के लिए ऐसा नहीं कहा जाएगा कि उस बॉडी के रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी है और वो भी है, वो एक सिंगल वैल्यू होगी, यूनिक वैल्यू होगी। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास स्फेयर हो गया, यूनिफॉर्म सिलेंडर हो गया, सर्कल हो गया, ये सब क्या है? यूनिक रेडियस वाले लोग हैं, ठीक है। और इरेगुलर बॉडीज का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो वेरिएबल होगा, वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। अलग अलग हिस्सों पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग आएगा, तो वेरीज पॉइंट टू पॉइंट। इतनी बात ये क्लियर है। अब इसके बाद जो चीज है वो जरा सुनिए। जब हम किसी बॉडी पर चार्ज देते हैं और अगर चार्ज का बंटवारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज देखें, तो रेगुलर बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब हो गया हर जगह पर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो कैसी होगी? एक जैसी होगी, बराबर बराबर होगी, कहीं ज्यादा नहीं होगी और कहीं कम नहीं होगी। लेकिन इरेगुलर बॉडीज पर जब चार्ज आएगा तो वो कैसा होगा? अलग अलग, कहीं ज्यादा होगा और कहीं कम होगा। तो हमने क्या सीखने की कोशिश करी कि यूनिफॉर्म बॉडी में जब चार्ज होगा तो बंटवारा बराबर बराबर होगा, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा, तो वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। लेकिन इरेगुलर बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। और माइकल फैराडे हमको ये बताते हैं कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम होगी, जहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सबसे कम होगी, वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी? ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ रहे हो? चार्ज डेंसिटी, चलिए उसकी भी बात करते हैं। आइए पहले यहां तक आ जाइए, काम को आगे बढ़ाइए। देखिए सब कुछ लिखाना पॉसिबल नहीं होता। मैंने अभी आपको एक बात बताई है, रेगुलर बॉडी में जब चार्ज दिया जाएगा तो आप जानते हो कि चार्ज कैसा है? क्वांटाइज्ड है। छोटे छोटे उसके टुकड़े होते हैं, जो क्वांटा होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उससे मिल करके चार्ज बनता है। ये हम जान चुके हैं कि चार्ज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। ये लिखा हुआ है आपने अपने प्रॉपर्टीज में। तो जब भी हम किसी को चार्ज देंगे, मतलब चार्ज के छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं, वो टुकड़े जो हैं वो उसको मिलेंगे, तो रेगुलर बॉडी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होता है? यूनिफॉर्म। जबकि इरेगुलर बॉडी में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? नॉन यूनिफॉर्म। और माइकल फैराडे हमको ये बताते हैं कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अब ये चार्ज डेंसिटी क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर ये बात भी आपको लिखा देता हूं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, फिजिक्स में डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी और अपॉन में क्या है? जैसे अगर मास डेंसिटी की बात करें, मास डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, यहां पर क्या लिखते हैं? मास, अपॉन में क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है? ध्यान देना, हमने लिया चार्ज अमाउंट, क्वांटिटी में हमने ले लिया चार्ज क्वांटिटी, तो अमाउंट ऑफ चार्ज ले लीजिए आप,
अमाउंट ऑफ चार्ज। और ये अमाउंट ऑफ चार्ज कहां पर है? तो हो सकता है कि वो जो अमाउंट ऑफ चार्ज है वो लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। सपोज कर लो यू हैव ए वायर, आपके पास में एक वायर है और आपने चार्ज दिया, क्योंकि बॉडी के पास अगर चार्ज होगा तो क्या बनता है? कॉन्टिन्यूअस चार्ज। अब आपके पास में वायर है तो वायर में क्या होता है? लेंथ होता है। आप बोलोगे इसमें जो है थिकनेस भी होता है, लेकिन बाकी सब डायमेंशंस के कंपेयर में वायर में मेनली क्या होता है? लेंथ। जब आप उसको परचेज करते हो तो किसके पैसे देते हो? लेंथ वाइज पैसे देते हो। 2 मीटर कितने पैसे? 4। यानी कि वायर में जो है लेंथ मेन होती है। तो अब अगर आपने इसको चार्ज दिया, मान लो आपने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया, तो वो इस वायर की लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जो अमाउंट ऑफ चार्ज आपने दिया वो कितना है? आपने कहा वो Q है। और जिस मटेरियल को दिया उसमें क्या थी? लेंथ थी। उसमें एरिया जैसी कोई चीज नहीं थी, वॉल्यूम जैसी कोई चीज नहीं थी। कंपैरेटिवली लेंथ ही वहां पर लीडिंग में थी। फिर यहां पर आपने लिखा लेंथ ऑफ मटेरियल, जिस लेंथ पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, लेंथ ऑफ मटेरियल। तो लेंथ ऑफ मटेरियल को अगर हम L से लिखें तो दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। और हम इसको लैम्डा से लिखेंगे। SI में अगर आप अपने इस पूरी एनालिसिस को ले जाएंगे तो चार्ज का यूनिट हो जाएगा कूलम और लेंथ किसमें हो जाएगा? मीटर। क्या नहीं देखना है? यहाँ पे लेंथ नहीं लिखा है, यहाँ क्या लिखा है? लेंथ ऑफ मटेरियल। यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ मटेरियल। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास में ये लेंथ वाली रॉड है। रॉड का मीनिंग भी वही होता है जिसके पास मेन लेंथ हो। ये रॉड की लेंथ है 4 मीटर। ठीक, हमने चार्ज दिया। जो चार्ज हमने दिया वो इसकी इतनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बस इतनी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। नाउ दिस लेंथ इज 1.2 मीटर। मैंने पूछा कि भाई आप ये बताइए, और जो चार्ज हमने दिया हुआ है दैट इज 10 कूलम। तो मैंने पूछा लीनियर चार्ज डेंसिटी बताइए। तो देखो क्या गलती होती है, ध्यान देना, सॉल्व करना। ये रहा क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन। हमें क्या नहीं सीखना है? हमें ऐसे थ्रो नहीं करना है। लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। थ्रो करोगे तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे आप इस यूनिट से आगे बढ़ोगे तो Q मींस क्या? चार्ज। L मींस क्या? लेंथ। गलत हो जाएगा। Q मींस क्या? वो चार्ज जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन के लिए दिया। L मींस क्या? वो लेंथ जहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। L का मतलब लेंथ नहीं, L का मतलब वो लेंथ जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। यहां पे चार्ज कितना है? 10 कूलम। और लेंथ कितना है? जो मटेरियल जिस मटेरियल को दिया गया है उसकी टोटल लेंथ तो 4 मीटर है, लेकिन कितनी लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है? 1.2। तो अपॉन में क्या लिखेंगे? 1.2। तो मैंने इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ मटेरियल लिया है या वो लेंथ लिया है जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? वो लेंथ लिया है जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100/12 और ये 50/6। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 25/3 कूलम अपॉन मीटर। तो L को लेकर के कोई गलती तो नहीं होगी ना? अब अगर आपने अमाउंट ऑफ चार्ज किसी ऐसी बॉडी को दिया है जिसकी पहचान उसकी एरिया से होती है, जैसे कि आपकी कॉपी का पेपर। कॉपी के पेपर में मेन क्या होता है? एरिया होता है। नंबर ऑफ पेजेस अगर कॉपी के ज्यादा है तो फिर कॉस्ट उसकी क्या होगी? ज्यादा। तो एरिया वहां पर मेन है। आपके कॉपी में वॉल्यूम है क्या? निकालोगे तो निकल के आएगा, लेकिन वो बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। तो आपके कॉपी की पहचान है एरिया से। तो अगर किसी मटेरियल के पास एरिया अमाउंट, उसको हमने कितना चार्ज दिया है? तो ऊपर लीजिए अमाउंट ऑफ चार्ज लीजिए, नीचे क्या ले लीजिए? एरिया ऑफ मटेरियल को लीजिए। एरिया ऑफ मटेरियल ए। तो ये जो बनता है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी।
और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल है सिग्मा, दैट इज कॉल्ड सिग्मा। आप जानते हो 11th में सिंबल को आप जान चुके हो, सिग्मा से। और एसआई में ये कूलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। जैसे सपोज दैट यू हैव ए एरिया वाला मटेरियल, ये हमारे पास में कोई एरिया वाला मटेरियल, अगेन मटेरियल हैविंग द चार्ज छोटे छोटे क्वांटा से मिलकर के बना होता है। व्हेन यू हैव ए चार्ज मींस नंबर ऑफ क्वांटा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो कितना चार्ज आपने दिया है वो चार्ज और जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर एल वो लेंथ है जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और यहाँ पर वो एरिया जहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ठीक। एंड इफ यू हैव ए अमाउंट ऑफ चार्ज, आपके पास अमाउंट ऑफ चार्ज है दैट इज क्यू, और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है वॉल्यूम ऑफ ए मटेरियल पर, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल के वॉल्यूम में ये चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो अब जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के बाद जो डेंसिटी होगी दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो से लिखेंगे। एसआई में इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, कूलाम अपॉन मीटर, ठीक है। क्लियर है ये बात। अब हम वो बात रिपीट करते हैं कि जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे ज्यादा होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये हमको फैराडे ने बताया था, तो ये स्टार में लिखता हूं। जो चार्ज डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा मतलब उस जगह पर जो चार्ज के क्वांटा होंगे वो अदर प्लेसेस के कंपेयर में क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ये मतलब है, समझ पा रहे हैं बात को। तो ये माइकल फैराडे ने हमको बताया था। तो यू हैव ए ऑर्डिनरी क्वेश्चन की आपके पास एक इरेगुलर बॉडी है और वो इरेगुलर बॉडी में आपसे कहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं इसी पर। ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये बॉडी है। इस बॉडी में जो ये वाला पॉइंट है दैट इज बहुत मैंने 60 कर दिया है, इसको हल्का सा कर्व कर दे। दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ए। ए पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा ए है और बी पर जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा बी है। तो कह रहा है कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इसको चार्ज दिया गया है, इस बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जरा देख के बताओ सामने जो बॉडी आपको दिख रही है वो रेगुलर है या इरेगुलर है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है ना। तो अनसिमेट्रिकल के केस में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है वो कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। कहीं पर कम होता है चार्ज और कहीं पर ज्यादा होता है। चार्ज डेंसिटी एक जगह पर सिग्मा ए है, दूसरी जगह पर सिग्मा बी है। तो पूछा गया है करेक्ट चॉइस, यानी कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। पहला ऑप्शन है सिग्मा कैपिटल ए इज इक्वल टू सिग्मा कैपिटल बी। सेकेंड ऑप्शन है सिग्मा कैपिटल ए लेस देन सिग्मा बी। और थर्ड ऑप्शन है सिग्मा ए ग्रेटर देन सिग्मा बी। और फोर्थ ऑप्शन है सिग्मा ए ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू सिग्मा बी। बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? जहां रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी। तो अगर आप ए पर अपना वही ट्रिक फॉलो करोगे, ए से रिलेटेड कर्व को सर्कल में कंप्लीट करोगे, अगर करके देखते हैं तो ए पर जो सर्कल बनेगा और जो बी पर सर्कल बनेगा, बी पर छोटा सा सर्कल बनेगा, बहुत छोटा बी पर सर्कल बनेगा, ठीक है ना। और ए पर जो सर्कल बनेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आइडिया लेने के लिए वो कंपैरेटिवली कैसा होगा, बड़ा बनेगा। यहाँ रेडियस ज्यादा और यहाँ रेडियस कम है, एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई। एक और इंपॉर्टेंट बात जानिए
कि जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ये हमको किन मटेरियल के लिए मिलती है। भाई जैसे जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज की बात करते हैं तो जो मटेरियल चार्ज को पसंद करते हैं वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जो थोड़ा थोड़ा पसंद करते हैं वो डाइलेक्ट्रिक कहलाते हैं, जो बहुत अच्छे से पसंद करते हैं चार्ज को वो कंडक्टर्स कहलाते हैं, जो ठीक ठीक उनको लाइक करते हैं कि हाँ मुझे भी चार्ज अच्छा लगता है वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। वो क्या कहलाते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कभी भी कंडक्टर्स के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि आपके पास में कंडक्टर का सॉलिड स्फीयर है, तो जब सॉलिड स्फीयर बनेगा तो मटेरियल पूरे के पूरे वॉल्यूम में लगेगा ना। अगर आपने स्फीयर बनाया जो कि सॉलिड है तो वो पूरा का पूरा वॉल्यूम में मटेरियल लगेगा, लेकिन वो कंडक्टर है, जब आप उस पर चार्ज दोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कभी वॉल्यूम में होता ही नहीं है। तो कंडक्टर्स के केस में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वैलिड नहीं है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किन के लिए वैलिड है। आंसर है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हमको तभी मिलेगी जब हमारा मटेरियल सॉलिड होगा और वो कंडक्टर नहीं होगा। सॉलिड होगा और कंडक्टर नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक होगा। क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक। एनसीईआरटी में इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को क्या लिखा गया है, इंसुलेटिंग मटेरियल या इंसुलेटर्स। ठीक है बात, तो नोट डाउन। यहां पर एक नोट लिख रहा हूं मैं, यू कैन नोट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी volume charge density is applicable या valid, volume charge density is applicable for solid वाले, solid non conducting material। कंडक्टिंग में कौन आते हैं, मेटल्स, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। और इन्हीं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। एनसीईआरटी में इन्हीं को इंसुलेटर्स कहा गया। तो यू कैन राइट हियर कि और इंसुलेटर्स, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और इंसुलेटर्स। जिनको चार्ज बहुत अच्छा लगता है, जो चार्ज के लिए बिल्कुल सूट है, जिनको चार्ज करता है वो कंडक्टिंग है, जिनको ठीक ठीक सूट करता है वो नॉन कंडक्टिंग है। और इन्हीं नॉन कंडक्टिंग को हम लोग इंसुलेटर्स कहते हैं। ये भी बहुत फेमस नाम है इंसुलेटर्स, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स ये और ज्यादा फेमस है। तो हमने ये जाना कि इलेक्ट्रिफिकेशन मींस टोटल चार्ज कुछ ना कुछ होना चाहिए, और न्यूट्रल का मतलब है कि आपके पास में जो टोटल चार्ज है वो कैसा है, जीरो। तो एक क्वेश्चन है कि अगर कोई न्यूट्रल है तो क्या हम उसको इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। अगर कोई न्यूट्रल है तो क्या हम उसको फिर इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। जो डस्टर हमारे पास में है वो न्यूट्रल है, क्या हम इसको इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। मीन्स हमारी हेडिंग है मेथड्स फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स चार्जिंग। कोई न्यूट्रल अगर है और आपने उसके अंदर चार्ज ला दिया तो डेफिनेटली फिर वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो
आपके पास में 3 मेथड है, देयर आर 3 मेथड्स। कौन कौन से 3 मेथड्स हैं? देयर आर 3 मेथड्स सच एज, पहला है आपका फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, रबिंग मेथड भी इसको कहते हैं, फ्रिक्शन मेथड। सेकेंड है आपका इंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, और थर्ड है आपका कंडक्शन मेथड, कंडक्शन मेथड। ये 3 मेथड है जिसकी हेल्प से आप किसी न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान देना, जो लिखा जा रहा है उसका मतलब समझो। ये जो तीनों के तीनों मेथड्स है ना, ये बॉडी फिनोमेना है। ऑल above 3 methods are body phenomena। अब आप पूछोगे मतलब क्या है? तीनों के तीनों मेथड्स बॉडी फिनोमेना, मतलब आप किसी न्यूट्रल बॉडी को इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। आपके पास में न्यूट्रल बॉडी है, आप उसको इन तीनों मेथड में से किसी एक मेथड से क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रीफाइड कर सकते हैं। आप किसी न्यूट्रल पार्टिकल को इनकी हेल्प से इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेथड किसके लिए बने हैं? बॉडी के लिए बने हैं, पार्टिकल के लिए नहीं बने हैं। ऑल अबव 3 मेथड्स आर बॉडी फिनोमेना, मीन्स बाय these methods we can't electrify neutral particle। कोई अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो हम उनको इलेक्ट्रीफाइड नहीं कर सकते। We can't electrify neutral particles या पार्टिकल। जैसे कि न्यूट्रॉन ने कहा कि हम तो न्यूट्रल हैं, तुम्हारे पास कोई तरीका है इलेक्ट्रीफाइड करने का? आंसर है नहीं। पार्टिकल के, न्यूट्रल पार्टिकल को इलेक्ट्रीफाइड करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। ये जो 3 मेथड है वो केवल किसके लिए बने हैं? बॉडी फिनोमेना के लिए बने हैं, पार्टिकल्स के लिए ये नहीं बने। ओके, नोट इट। फ्रेश हेडिंग होगी फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड, ऑल दीज मेथड्स आर द बॉडी फिनोमेना। तो जो बॉडीज इस फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो गई, जो बॉडीज फ्रिक्शन मेथड से इलेक्ट्रीफाइड हो गई, जैसे कि मैंने फ्रिक्शन मेथड इस मार्कर में ट्राई किया और वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ग्लास में ट्राई किया वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो जिन बॉडीज ने फ्रिक्शन मेथड से अपने आप को इलेक्ट्रीफाइड कर लिया था, वो सारी की सारी बॉडीज क्या कहलाती हैं? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। पहला पॉइंट लिखें आप। फर्स्ट पॉइंट लिखें, मटेरियल्स ब्रैकेट में बॉडीज, मटेरियल्स ब्रैकेट में बॉडीज which electrified by friction method, which electrified by friction method, comma, known as dielectric materials, known as dielectric materials, known as dielectric materials। ब्रैकेट में सिल्क, वाटर, वुड, प्लास्टिक, ग्लास एंड मैनी एग्जाम्पल्स आर देयर। तो कुछ एग्जाम्पल, और आपको मैंने अभी अपडेट किया हुआ है
कि एनसीईआरटी में इसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को क्या कह रहा है वो, इंसुलेटर्स। ठीक है, तो फ्रिक्शन मेथड से जो बॉडीज इलेक्ट्रीफाइड हो गई थी उनको हमने कहा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। अब फ्रिक्शन मेथड में करते क्या है, फ्रिक्शन मेथड में करते क्या है, हमारे पास में दो मटेरियल होते हैं, दो बॉडीज होती हैं, हम उनको आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने से पहले जब हमने रबिंग नहीं किया था तब हमने उनको पहले चेक किया कि क्या वो इलेक्ट्रीफाइड है। आंसर आया कि वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास में एक मटेरियल है और ये मटेरियल है आपका ए और ये न्यूट्रल है। हमको कैसे पता चला न्यूट्रल है? तो हमारे पास में डिटेक्टर है जो चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपके जो ईयर्स होते हैं वो साउंड को डिटेक्ट करते हैं। अगर हम आपसे पूछें साउंड है या नहीं है कैसे पता करते हो, तो आप बताओगे बाय यूजिंग द ईयर्स। लाइट है या नहीं है तो बाय यूजिंग द आईज। हीट है या नहीं है बाय यूजिंग द स्किन। स्किन हमारी हीट की डिटेक्टर है, आंखें हमारी लाइट की डिटेक्टर हैं, और कान हमारे क्या साउंड डिटेक्टर है। ऐसे ही चार्ज को डिटेक्ट करने वाले भी डिटेक्टर हमारे पास में है। बहुत ही फेमस डिटेक्टर है आपका GLE, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा बहुत हम इसके बारे में पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, स्पेशली एक फेमस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे GLE क्या होता है। फिलहाल अभी हमें पता है कि ये डिटेक्टर है, चार्ज को डिटेक्ट करता है। तो डिटेक्टर की हेल्प से हमने पता कर लिया कि A कैसा है, न्यूट्रल है, B कैसा है, न्यूट्रल है। हमने इनको आपस में रगड़ा, रबिंग ईच अदर, रबिंग ईच अदर। रबिंग करने के बाद में जो A है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया, और जो मटेरियल B है वो भी इलेक्ट्रीफाइड हो गया। क्योंकि जब आप इनको आपस में रबिंग करते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होता है, एंड दैट इज व्हाई आल्सो कॉल्ड द फ्रिक्शन मेथड। अब क्यों ऐसा हो गया उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फ्रिक्शन मेथड में जब दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आपस में रगड़ा जाता है, दोनों न्यूट्रल थे, रगड़ने से पहले उनको हमने देखा तो कैसे थे, न्यूट्रल थे। जब दो न्यूट्रल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को आपस में रगड़ा जाता है तो रबिंग करने के बाद दोनों को दोनों क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रीफाइड। और दोनों में जो चार्ज की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, सेम होती है। ना इस पे ज्यादा चार्ज होगा ना उस पे ज्यादा चार्ज होगा, दोनों पे चार्ज कैसा होगा, बराबर बराबर। लेकिन नेचर में कैसा होता है, अपोजिट। अगर इस पर निगेटिव होगा तो इस पर, तो सेकंड नंबर पॉइंट पर आइए। When TWO2 when two dielectric materials rubbed each other, rubbed each other, when two neutral dielectric materials rubbed each other, then both materials become electrified. Both materials become electrified with, और with से जो भी आगे लिखेंगे वो अंडरलाइन होगा। Both materials become electrified with equal amount of charge, but opposite in nature. With equal amount of charge but opposite in nature. With equal amount of charge but opposite in nature. With equal amount of charge but opposite in nature. With equal amount of charge but opposite in nature. दोनों पर चार्ज का अमाउंट एक जैसा होगा लेकिन नेचर कैसा होगा, अपोजिट होगा। क्यों होता है ऐसा, उस पर बात करेंगे। आप ये डायग्राम बना लीजिए।
क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि रबिंग करने से ऐसा कौन सा मैजिक है, वो कौन सा फिजिक्स है, क्योंकि मैजिक कुछ नहीं होता है, मैजिक के अंदर क्या फिजिक्स है, वो कौन सा मैजिक है जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रीफाइड हो गए। अच्छा, ये जो फ्रिक्शन मेथड है ये यूनानी फिलोसोफर थेल्स ने इसको डिस्कवर किया था। तो इलेक्ट्रीफाइड हो गई, ये तो कंफर्म था, क्योंकि जीएलई से फिर टेस्ट करके देख लो, जीएलई आपको बता देगा कि यहाँ दोनों के दोनों क्या हो चुके हैं, इलेक्ट्रीफाइड हो चुके हैं। लेकिन क्यों हो चुके हैं ये क्वेश्चन पूछा गया, तो देखो क्या जवाब था, क्या आंसर था, गौर करें थ्योरी क्या थी इसके पीछे। बताइए ये न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि कोई भी बॉडी जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे। अगर हम ये अज्यूम करें कि बॉडी ए में x इलेक्ट्रॉन है और x प्रोटॉन है, और बॉडी बी में y इलेक्ट्रॉन है और y प्रोटॉन है, क्योंकि एवरी बॉडी हैविंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स along with न्यूट्रॉन आल्सो, ठीक है ना। न्यूट्रॉन्स के साथ भी वहां पर बॉडीज में न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, लेकिन उनका चार्ज में कोई रोल नहीं है। देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 को ही 10⁻⁻⁹ कूलाम को e से लिखते हैं ना। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज e है तो x पर कितना हो जाएगा, xe, तो ये हो गया माइनस का xe, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना है, वही है e, वैल्यू में e है, तो x पर कितना हो जाएगा, xe, तो प्रोटॉन का कुल चार्ज xe हो गया, और ये टोटल चार्ज क्या है, 0। न्यूट्रल का मतलब होता है टोटल चार्ज कितना, 0। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए, इलेक्ट्रॉन का कुल चार्ज माइनस का ye, प्रोटॉन का प्लस का ye, कुल कितना हो गया, 0। एक्सेप्टेड। अब जब आपने रबिंग करी तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में चले गए, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और वो दूसरी बॉडी में चले गए। क्यों निकले, क्योंकि रबिंग करने से फ्रिक्शन क्रिएट हुआ, फ्रिक्शन से टेम्परेचर क्रिएट हुआ, और जिस तरीके से टेम्परेचर गैस के मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है भागने के लिए, क्योंकि जैसे टेम्परेचर अप होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऐसे इलेक्ट्रॉन भी इक्विवेलेंट हो गया गैस के मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ही फ्रिक्शन से टेम्परेचर हुआ डेवलप, तुरंत इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से एक से निकल करके इलेक्ट्रॉन किसमें चले गए, दूसरे में चले गए। सपोज करते हैं कि बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन निकल करके बॉडी बी में चले गए, या बी से निकल के ए में भी जा सकते हैं। अब किससे निकलते हैं और किसमें जाते हैं, इसके लिए आपके पास में एक मटेरियल की इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज है, तो उस सीरीज में मटेरियल के नाम है, और उस सीरीज से हम ये पता कर लेते हैं किससे निकलते हैं किसमें जाते हैं। तो सपोज कर लो कि यहां से n इलेक्ट्रॉन निकल गए, पहले थे a में x, अब कितने हो गए, x माइनस n इलेक्ट्रॉन गए। प्रोटॉन अभी भी x है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन b में कितने थे, y थे, y से क्या हो गया, y प्लस है। प्रोटॉन अभी भी y। अब अगर कोई चार्ज निकालते हैं, अब कोई चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा माइनस x माइनस n, साथ में e, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर और साथ में e फॉर, जानते हो आप 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। और प्रोटॉन का चार्ज कितना हो जाएगा, xe, लेकिन किसमें, प्लस में। अब जरा इनका टोटल निकालो, टोटल निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस का n यहाँ से आएगा, और अब जो टोटल चार्ज है वो 0 नहीं आ रहा है। देखो प्लस करोगे ना, नेगेटिव xe प्लस xe से कट हो जाएगा, नेगेटिव इसको प्लस बना देगा, प्लस। यहाँ पर देखिए कुल चार्ज निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का कुल चार्ज हो जाएगा y प्लस n, साथ में चार्ज नेगेटिव होता है, फ्रेंडली ने बता दिया मुझे, और प्रोटॉन का नंबर है y और प्रोटॉन का चार्ज e, और करेंगे तो माइनस करेंगे। तो यहाँ से इस इनके लॉजिक से ये क्लियर हो गया कि जो दोनों पर चार्ज है वो वैल्यू में एक जैसा है और नेचर में कैसा अपोजिट है। ये एक थ्योरेटिकल विजन है उनका कि जो इलेक्ट्रॉनों की जो व्यवस्था थी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसी इसमें डिस्टर्बेंस हो गया है, और इसी डिस्टर्बेंस ने दोनों को क्या बना दिया, इलेक्ट्रीफाइड बना दिया। इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस थ्योरी, अगर आपको लगता है कि थेल्स जो कह रहे हैं वो सही नहीं है,
तो फिर आपको बताना पड़ेगा ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ये तो कंफर्म है कि फ्रिक्शन मेथड में दोनों क्या हुए हैं, इलेक्ट्रीफाई। प्रोटॉन के जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि प्रोटॉन कैसे हैं, न्यूक्लियस के अंदर पैक है, उनको जनरल वे में आप तोड़ नहीं सकते न्यूक्लियस को। तो छोटे मोटे फ्रिक्शन से आपने न्यूक्लियस को तो डिस्टर्ब किया नहीं होगा, तो इसी थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है ना। तो कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट, इन क्या लिखा, ड्यू टू फ्रिक्शन मेथड, ड्यू टू फ्रिक्शन थर्मल एजिटेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल। जो फ्रिक्शन से जो टेम्परेचर आया, उस टेम्परेचर से जो हीट का एजिटेशन हुआ, उसी एजिटेशन से थर्मल एजिटेशन बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फॉर ट्रांसफर ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि थर्मल एजिटेशन एक छोटा सा फ्लो है टेम्परेचर की वजह से, जिसने कुछ इलेक्ट्रॉनों को क्या किया, ट्रांसफर किया फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जरा देखें इस पॉइंट को पढ़ के देख लें भाई, चेक कर लेना भाई, पॉइंट हम दोबारा पढ़ रहे हैं। ड्यू टू फ्रिक्शन, कॉमा लगा दीजिए उसके बाद, ड्यू टू फ्रिक्शन, दैट आफ्टर दैट कॉमा, thermal agitation become responsible for FOR, for transfer of some electrons from one body to another body, full stop। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ, तो इलेक्ट्रॉनों की पूरी व्यवस्था गड़बड़ हो गई ना, यहां पर कम हो गया और यहां पर फुल स्टॉप करके लिखेंगे। This disturbance in electronic configuration, 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 this disturbance in electronic configuration create charge in both bodies, create charge in both bodies, create charge in both bodies। नेक्स्ट लाइन से, फर्स्ट लाइन से लिखेंगे, बिल्कुल कोई नया पॉइंट नहीं, नेक्स्ट लाइन से, इन फ्रिक्शन मेथड amount of charge Q is equal to plus minus NE, ब्रैकेट में ऑन ईच बॉडी, एक पर प्लस होगा दूसरे पर माइनस होगा, और आपने डिस्कशन से देखा कि इलेक्ट्रॉन खोने वाले पर कैसा था प्लस, इलेक्ट्रॉन लेने वाले पर कैसा था माइनस। तो अमाउंट ऑफ चार्ज प्लस माइनस एन, एन यहां पर क्या है, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब जल्दी से एक स्टार पॉइंट बनाएं और मुझे बताएं कि फ्रिक्शन मेथड में क्या बॉडी के मास पर कोई इफेक्ट आया। जब ये फ्रिक्शन मेथड से दोनों इलेक्ट्रीफाइड हुए तो क्या उनके मास पर कोई फर्क पड़ा, क्या मास में कोई चेंजेस आया? जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो अपना मास भी तो ले जाएंगे, आया ना। इलेक्ट्रॉन क्या बिना मास के होगा, मास के साथ होगा ना। जब इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा तो अपना मास भी तो ले जाएगा, अपना मास अपना चार्ज दोनों ले जाएगा। तो फ्रिक्शन मेथड में दोनों बॉडीज के मास में भी क्या आता है, चेंजेस आता है। एंड इन कॉमन सेंस यू ऑल कैन सी कि जिसने इलेक्ट्रॉन लिया उसका मास क्या गया, इंक्रीज, जिसने दिया उसका मास क्या होगा, डिक्रीज। स्टार पॉइंट में लिखोगे इन फ्रिक्शन मेथड, स्टार पॉइंट में से, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस पूरे फ्रिक्शन मेथड में जो तुमसे पूछी जाती है फ्रीक्वेंटली। इन फ्रिक्शन मेथड masses of both bodies also
make change. Masses of both bodies also make change. Both bodies also make change. कुछ वॉल्यूम के बारे में बताओ, क्या उनका वॉल्यूम चेंज होगा इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद? वॉल्यूम याद रखो कि अगर किसी बॉडी को न्यूट्रल से इलेक्ट्रीफाइड किया, वॉल्यूम हमेशा बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? देखो सोचने वाली बात है। अभी जो एग्जाम्पल लेके हम चल रहे थे, उस पर ए पर जो चार्ज था वो प्लस था, बोलो, और जो बी पर चार्ज था वो कैसा था? माइनस था। तो ये जो प्लस प्लस है वो क्या करते हैं? रिपल करते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो जो प्लस वाले जितने भी क्वांटा है और इधर नेगेटिव वाले जो टुकड़े हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे। तो बॉडी में क्या होगी? स्ट्रेचिंग होगी। तो बॉडी का जो वॉल्यूम है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा। तो क्या स्टार पॉइंट आपने लिखा है, जरा पढ़ के सुना दीजिए एक बार। Masses of both body also make change. फुल स्टॉप करके लिख दें। After charging the body, its volume always increases. After charging the body, its volume always increases. ये कॉमन सी बात है, किसी के पास चार्ज जाएगा बॉडी पर तो वॉल्यूम हमेशा उसका क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। वॉल्यूम ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक। अब जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं कि हमने इनको रबिंग किया, बताओ किसने इलेक्ट्रॉन दिया, किसने इलेक्ट्रॉन लिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए आपको कुछ मटेरियल्स के सीक्वेंस में नाम याद रखने हैं। एक नोट है आपका, इस नोट में हम मटेरियल्स के नाम लिखते हैं। पहला नाम है कैट स्किन, साथ में लिख सकते हैं आप। दूसरे नंबर पर है आपका फर। तीसरे नंबर पर है आपका ग्लास। बहुत सारे मटेरियल्स यहाँ पर हैं जिनको हम स्किप करेंगे क्योंकि हम सबको नहीं लिखेंगे, लेकिन जो हैं कॉमनली पूछे जाने वाले उनको लिखेंगे। ग्लास के बाद है कॉटन, इसके बाद फिर है पेपर, पेपर के बाद है सिल्क, सब लिखते रहिए। सिल्क के बाद में है ह्यूमन बॉडी यानी हम और आप। इसके बाद में है वुड, इसके बाद में आपका है मेटल्स, इसके बाद में है अंबर, फिर है सल्फर, देन एबोनाइट और प्लास्टिक। कुछ मटेरियल हमने स्किप कर दिए ऐसी सीरीज में। ये जो मटेरियल की जो ये पूरा सीक्वेंस आपने तैयार किया है दैट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज। कहीं मेंशन कर दें थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज, ऊपर ही मेंशन कर दें थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज। अब जैसे ये थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज है, इसमें आप कोई भी दो डिफरेंट मटेरियल ले लीजिए। जैसे आपने ले लिया सिल्क और अंबर ले लिया। सीरीज में पहले कौन है? सिल्क है, और बाद में कौन है? अंबर। तो पहले वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। जैसे आपने ले लिया ग्लास ले लिया और सिल्क ले लिया, तो ग्लास आपका पहले नंबर पे है और सिल्क आपका क्या सेकेंड नंबर पर है। तो ग्लास और सिल्क के केस में ग्लास इलेक्ट्रॉन देगा यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और सिल्क आपका इलेक्ट्रॉन लेगा। तो आप थर्मोइलेक्ट्रिक सीरीज है, ये कुछ सीक्वेंस है। जैसे अगर हम बात करें कि जो सीरीज हमने बनाई उसमें सबसे ज्यादा पूछा कौन गया है? फर के साथ कोई ना कोई मटेरियल रहता है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए। ये एबोनाइट एक तरीके की स्पेशल लकड़ी होती है,
अंबर भी उसी फैमिली में है। कैट स्किन जिसमें अंडरलाइन किया बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। अंबर वर्सेस एबोनाइट, तो पहले कौन आया? अंबर, बाद में क्या है? एबोनाइट। जो पहले आया वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लॉस करता है, और जो बाद वाला है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा उसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके पास निगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा, जब ये फ्रिक्शन मेथड चल रहा था थेल्स के समय पर, तो वहां पर लकली या अनलकली जब वो ग्लास को ले रहे थे, बात को समझना, जैसे ग्लास के साथ इसको लिया, उन्होंने ग्लास के साथ सिल्क को लिया, तो ग्लास पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव, और सिल्क पर कैसा चार्ज आया? नेगेटिव। तो उस समय जो है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये नाम नहीं हुआ करता था। उस समय जो ग्लास पर चार्ज आया उसको कहते थे विट्रस चार्ज। क्या कहते थे? विट्रस। और सिल्क पर आया उसको क्या नाम दिया गया? सिल्क का चार्ज। लेकिन जब बाद में ये साइन कन्वेंशन आ गया तो पता चला कि ग्लास में जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, और सिल्क पर कैसा? नेगेटिव चार्ज है। तो एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है उसका पुराना नाम क्या हुआ करता था? थेल्स के टाइम पर जो पॉजिटिव चार्ज का नाम था वो क्या था? विट्रस चार्ज। क्योंकि वहां जो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे वहां पर जिन दो मटेरियल्स को आपस में रगड़ा जा रहा था, तो ग्लास पर हमेशा क्या आ रहा था? पॉजिटिव, और अदर पे क्या आ रहा था? नेगेटिव। इसका मतलब है कि उन्होंने ग्लास के साथ बाकी लोगों को लिया होगा, पहले वालों को नहीं लिया होगा। अब जैसे कैट स्किन और ग्लास की बात करोगे तो ग्लास पर कैसा आएगा? नेगेटिव, और कैट स्किन पर कैसा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन ग्लास के बाद वाले मटेरियल वो लोग ले रहे थे, तो ग्लास पर हमेशा पॉजिटिव आ रहा था और बाकी पर क्या था? नेगेटिव। तो उस समय ग्लास को विट्रस मतलब होता है ट्रांसपेरेंट। विट्रस का क्या मतलब होता है? ट्रांसपेरेंट। इसलिए ग्लास के चार्ज को विट्रस चार्ज कहा जाता था। तो एक क्वेश्चन रहता है कि ओल्डेस्ट नेम ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या था? आंसर है विट्रस चार्ज। ठीक है, तो ये सीरीज हो गई। एक पॉइंट लिखे वहां पर, क्या लिखना सुन लो। इस सीरीज में हम कोई भी दो मटेरियल ले लें डिफरेंट, तो जो फर्स्ट प्लेस पर होगा वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और जिसका प्लेस इस सीरीज में सेकंड होगा वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? गेन करेगा। तो फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, from electrostatic series, when we selected TWO, two different materials, from electrostatic series, when we select two different materials for friction method, then क्या आगे नेक्स्ट लाइन से क्या लिखना है? फर्स्ट प्लेस मटेरियल इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लॉस करेगा। देन बिल्कुल नेक्स्ट लाइन से ये लेके लिखा, फर्स्ट प्लेस मटेरियल लॉसेज इलेक्ट्रॉन्स, और फिर उसके बाद सेकेंड प्लेस मटेरियल गेन इलेक्ट्रॉन। सेकेंड प्लेस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और फर्स्ट प्लेस वाले पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये जो इस पर क्वेश्चन बनता है वो कैसा होगा? लर्निंग बेस होता है। अगर आपको सीरीज याद है, तैयार है। अब जैसे यही अगर याद है कि सिल्क का, पेपर का और एबोनाइट का, ह्यूमन बॉडी का ग्लास के बाद प्लेसिंग है, तो आपको रिलेटिवली ग्लास पर हमेशा क्या रहेगा? प्लस, इन सब पर क्या रहेगा? माइनस। ठीक है, आप चाहें तो इस पॉइंट को अपने अकॉर्डिंग लिख लें। अगर आपको अपने टर्म्स में इसको लिखना है, अपने अकॉर्डिंग लिख लेंगे। इस सीरीज में जिन दो मटेरियल्स को हमने लिया, जो पहले आया वो इलेक्ट्रॉन देगा, जो बाद में आया वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुई आज की क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।